पांचवा जो चैप्टर है हम वो शुरू किए थे, ठीक ना। और पांचवा चैप्टर था आपके यात्रियों के नज़रिए से, और इस चैप्टर को हम लोग जो है मानव द्वारा की जाने यात्रा के कारण पढ़े थे। इसके बाद आपका यात्रा आदमी जब कर रहा था तो उसमें क्या क्या समस्या आती थी उसको भी देखा गया था। फिर यात्रा जो किया जा रहा था उसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी थी इसको भी समझे थे। और फिर जो है यात्रा वृत्तांत की विषय वस्तु को देखा था। यात्रा करने वाले मुख्य यात्री कौन थे, जिसमें आपको बताया गया था कि अल्बेरोनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर था, जिसमें हम लोग अल्बेरोनी को पढ़ लिए थे। इसके अल्बेरोनी को पढ़े थे। इसका जो बुक था किताब उल हिंद, किताब उल हिंद में क्या क्या बातें उसने लिखा था, जहाँ पे वो सारा बातों को पढ़ा गया था। इसमें फारस की जाति व्यवस्था, भारत की जाति व्यवस्था, दोनों का तुलना भी किया गया था। अल-बिरूनी का विचार क्या था उसको भी देखा गया था। आज जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग इब्न बतूता के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपका जो सेकेंड वाला जो यात्री है उसको पढ़ने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, क्या हुआ बाद में लिख लेना, ठीक है ना, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद। अब देखो, अब ये जो है इब्न बतूता, ठीक ना, तो इब्न बतूता दरअसल इसका जन्म हुआ था कब? 1304 में। और कहां पर? तो दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को नामक एक क्षेत्र है, उसमें तेंजियार नामक स्थान पर हुआ था। ध्यान रखना, सन 1304 में दक्षिणी अफ्रीका के मोरक्को एक जगह है, वहां पर एक गांव है तेंजियार नामक स्थान, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। किसका? इब्न बतूता का। अब इसके परिवार के सभी लोग क्या थे? शिक्षित एवं सम्मानित थे। इसके परिवार में जितने भी लोग थे सभी लोग क्या थे? शिक्षित थे, सम्मानित थे, ठीक ना। यह एक क्या था? हठीला यात्री था। क्वेश्चन पूछ लेगा कैसे यात्री था? हठीला। हठीला का मतलब समझ रहे हो कि जो जिद पे अड़ जाए, जो क्या करने लगे? जिद पर अड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं? हठीला यात्री कहते हैं। और इब्न बतूता यात्रा का शौकीन था, इसे यात्रा करने में बहुत मजा आता था। यहाँ वहाँ घूमना, जैसे अरुण घूमता है, नहीं जी, ये क्या था? यात्रा करने का शौकीन था। ये जो इसने क्या था, इसने इराक, मक्का, सीरिया, यमन, ओमान आदि देशों की यात्रा की थी। केवल भारत ही नहीं, इसके अलावा इसने ईरान का यात्रा किया था, मक्का का किया था, मक्का मदीना, फिर आपका सीरिया हो गई, यमन हो गया, ओमान हो गया, इन सभी देशों का भी इसने यात्रा किया था, क्योंकि इसका एक क्या था? यात्रा का शौकीन ही था, इसको मजा आता था यात्रा करने में। अब 1332 में इसकी यात्रा भारत के लिए आया, यानी भारत आया 1332 में, और भारत के लिए निकला तथा 1333 में सिंध जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है वहां पर पहुंचा। यानी लगभग 1 साल में यात्रा करके कहां पे पहुंचा? आज जो पाकिस्तान में पड़ता है उसके सिंध में, ठीक ना, सिंध में पहुंचा। और इसने दिल्ली के जो सुल्तान थे, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक से मिला, ठीक ना। और मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने पर क्या हुआ कि इब्न बतूता के ज्ञान से तुगलक काफी खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि काफी ज्ञानी था ये। किस परिवार में था? यहाँ पे देख ही रहे हो, इसके जो घर के जो लोग थे सभी शिक्षित एवं सम्मानित थे। और जब ये भारत आया, भारत में आकर मोहम्मद बिन तुगलक से मिला, तो मोहम्मद बिन तुगलक इससे मिलकर काफी खुश हुआ। इसलिए खुश हुआ क्योंकि इसके पास ज्ञान था, और ज्ञान था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इब्न बतूता को काजी के पद पर रख लिया। काजी मतलब न्यायाधीश, जज के पद पर रख लिया, न्यायाधीश के पद पर रख लिया। और दोनों के बीच क्या हुआ? आगे जब चले, कुछ समय बीता, तो आगे जब चले तब दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई, किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर गलतफहमी हुई थी, ठीक ना। और गलतफहमी के कारण क्या हुआ? इब्न बतूता को बंदी बनाकर कुछ समय के लिए रख लिया गया था। जब गलतफहमी हुआ किसके बीच? मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बीच, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को बंदी बना लिया और कुछ समय के लिए इसको कैद कर दिया। और कैद करने के बाद क्या हुआ? जेल में रखा गया था, तथा बाद में फिर जब ये गलतफहमी इनकी दूर हुई दोनों के बीच में, जब लगा कि नहीं हम लोग गलतफहमी के चलते एक दूसरे के क्या थे, मतलब कि दुश्मन बन गए थे या एक दूसरे को कैद कर लिए थे, तो वह गलतफहमी दूर होनी हुई। और फिर इब्न बतूता को
कैदी से छोड़ दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इसको छोड़ा गया तो इसी दौरान जो इब्न बतूता था वो दिल्ली सुल्तान, ठीक ना, द्वारा इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन में मंगोल शासक के पास भेजा गया था। यानी जेल से छूटा, जेल से छूटने के कारण चूंकि ये कई ज्ञानी भी था, तो इसको क्या किया, आपका जो दिल्ली सुल्तान जो था, दिल्ली का जो सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने क्या किया, इब्न बतूता को भेजा कहाँ पर, तो चीन में मंगोल जो शासक थे उनके पास भेजा। ठीक ना, उसके पास भेजा। इसी दौरान उसने क्या किया, जब भारत में आया था तो भारत में रहने के दौरान इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखा। कौन सा, रिहला नामक पुस्तक की रचना की या पुस्तक लिखा। और 1347 में इब्न बतूता ने घर जाने की फैसला किया। आया कब था, भारत पहुंचा तुम्हारा 1333 में, चला था 1332 में, और भारत जाना कब चाहा, 1347 में। लगभग कितना साल रहा, घटाइए, आपका 4 हो जाएगा, 1 14 साल। लगभग कह सकते हैं कि 14 साल ये जो इब्न बतूता था वो भारत में रहा। लेकिन भारत में रहा और उसने भारत को अपनी नज़र से देखा, और नज़र से देखने के बाद उसको जो जो अनुभव हुआ उसको रिहला में लिखा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिहला में उसने क्या क्या बातें कही थी या क्या क्या उसने लिखा था। तो चलिए अब रिहला पुस्तक के बारे में देखते हैं। तो रिहला जो पुस्तक है, यह पुस्तक अरबी भाषा में है। किस भाषा में है, ध्यान रखना है, यह पुस्तक दरअसल अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक ना, इसमें निम्न बातों का जिक्र किया गया। कौन कौन बातों का, तो पहला जो बात है वो भारतीय शहर का जिक्र है कि इब्न बतूता ने भारत के जो शहर थे उसको किस तरह से देखा, उसको क्या क्या चीज अच्छा लगी या क्या उसे खराब लगा। तो भारतीय शहर के बारे में उसने अपने रिहला पुस्तक में लिखा। और भारतीय शहर के बारे में उसने क्या लिखा, तो लिखा कि भारतीय शहर घनी आबादी वाले थे। यानी उसने देखा कि भारत में जो शहर है उसमें ज्यादा लोग हैं, क्या है, ज्यादातर लोग रहे, यानी बहुत घनी आबादी है। ठीक ना, और अवसर से भरे पड़े हैं। अवसर से भरे मतलब है कि ये जो शहर, इसमें तो लोग ज्यादा है, उनकी संख्या। दूसरी बात, यहाँ पे अवसर ज्यादा है, लोगों को मौका ज्यादा मिलता है किसी भी काम को लेकर, किसी भी चीज को लेकर। ठीक ना, उसी को बोला कि इसमें अवसर ज्यादा है। ठीक ना, यानी संभावनाएं ज्यादा है किसी भी चीज को। अगर आपको कहीं गांव में नौकरी नहीं मिल पा रहा है, आप शहर में चले जाइए, आपको काम मिल जाएगा। ठीक ना, आप गांव में मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो पढ़ा लिखा है लेकिन गांव में कोई रोजगार नहीं पा रहा है, तो शहर में चले जाओ तो आराम से कोई किसी दुकान में बैठ जाएगा तो उसको काम धाम मिल जाएगा। तो इब्न बतूता ने कहा कि जो भारत के जो शहर हैं वो घनी आबादी वाले हैं, यानी वहाँ पे शहरों में लोगों की संख्या ज्यादा है। और दूसरी बात, यह शहर अवसर से भरे हुए हैं, यानी लोगों के बहुत ज्यादा अवसर यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। शहर में अमीर लोग थे, शहर में क्या थे, अमीर लोग थे, और शहरों में भीड़ भाड़े वाले बाजार भी थे। उसने कहा कि जितने भी शहर के लोग हैं वो अक्सर क्या है, अमीर हैं। क्या है, अमीर है। और दूसरी बात कहा कि हर शहर में बाजार देखने को मिल जाते हैं जहां पर अक्सर क्या होता है, भीड़ भाड़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद उसने क्या कहा, बाजार में मंदिर और मस्जिद सभी प्रकार के धर्मस्थल थे। और इब्न बतूता ने यह भी कहा कि जो भी शहर में बाजार थे, और उस शहर में या बाजार की बात करें तो शहर या बाजार में मंदिर भी मिल जाता है और मस्जिद भी देखने को मिल जाता है, यानी सभी धर्म के धर्मस्थल शहर और बाजार में मिल जाते हैं। भारत में उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ वर्ष में 2 बार खेती होती है। उसने क्या लिखा, उसने अपने पुस्तक रिहला में लिखा कि भारत की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, और इसी मिट्टी के उपजाऊ के कारण भारत में वर्ष में 2 बार खेती होती थी। ये किसने लिखा, इब्न बतूता ने लिखा। और फिर उसने क्या कहा कि पश्चिमी क्षेत्रों के मुकाबले, पश्चिमी क्षेत्र मतलब भारत के, यानी आपका जो भारत है इसके मुकाबले इधर का जो यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस समय तो पाकिस्तान इसी में था, अफगानिस्तान, उसके बाद आपका इधर के जितने भी एरिया था, ठीक ना,
तो कहा भारत में उपजाऊ मिट्टी कारण यहाँ वर्ष में 2 बार खेती होती है, और कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के मुकाबले भारत में कृषि क्या है, कृषि की उपज ज्यादा थी। और उसने कहा कि अगर हम भारत के पश्चिम में जितने देश हैं अगर इनको देखा जाए तो भारत में जो कृषि की जो भूमि है वो क्या है, ये ज्यादा उपजाऊ है, यानी ज्यादा यहाँ पर अनाज होता है। और समझ में, चलिए अब हम लोग क्या देखें, भारतीय शहर के बारे में देखें। अब इसके बाद हम लोग जिक्र करने वाले हैं किसके, तो कपड़ा के बारे में इब्न बतूता ने अपने पुस्तक में क्या लिखा। अब देखिए, अब यहाँ पे इब्न बतूता लिखता है कि कपड़ा के संबंध में भारत में रेशम, जरी आदि कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। उसने लिखा है कि भारत में क्या है, भारत के जो लोग हैं, ठीक है ना, तो भारत में रेशम के कपड़े और जो जरी होते हैं जिसमें कपड़े में कुछ जड़ दिया जाता है, जैसे आजकल होता है ना कि साड़ियों में स्टोन वगैरह लगा रहता है, तो कहा कि भारत में एक तो रेशम के कपड़े और दूसरा जरी कपड़े, इसकी मांग बहुत ज्यादा है, ठीक ना। मलमल के कपड़े महंगे थे। उसने कहा कि मलमल के चूंकि कपड़े बनते थे भारत में लेकिन महंगे होते थे, इसी के कारण मलमल के कपड़े सब कोई नहीं पहनता, केवल धनी आदमी से पहनता था। मलमल के कपड़े भारत में बनते थे लेकिन इसका कारण क्या था, वो महंगा था, इसलिए आम लोग उसको नहीं पहनते थे, केवल धनी व्यक्ति पहना करते थे। जो सामान्य लोग होते थे यानी जो आम लोग होते थे वे सस्ते रेशे के बने कपड़े पहनते थे, जो रेशा सस्ता होता था और उस सस्ता रेशा से जो कपड़ा बनता था उसी कपड़े को सामान्य लोग यानी आम लोग पहना करते थे। बात समझ में आ रही? ये थी कपड़ा के संबंध में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा था, सॉरी वो क्या बोलते हैं, इब्न बतूता ने क्या कहा था। अब देखते हैं कि भारत की जो डाक प्रणाली थी, तो भारत की डाक प्रणाली के बारे में आपका इब्न बतूता ने क्या कहा। तो ध्यान दीजिएगा, डाक प्रणाली का मतलब समझ में आ रहा है। आजकल जो पोस्ट ऑफिस है, जो आपका जो पत्र आता है, डाक आता है, तो उस समय भी डाक प्रणाली था भारत में, ठीक ना। तो उस समय की डाक प्रणाली के बारे में इब्न बतूता ने क्या लिखा कि उस समय भारतीय डाक प्रणाली विकसित और अनूठी थी, एकदम समझो कि अच्छे से काम कर रहा था, ठीक ना, और एकदम अनूठा भी था, यानी इसके जैसा भारत की जो डाक प्रणाली थी उसके जैसा कोई और डाक प्रणाली नहीं था। और इसमें था क्या कि एक आदमी द्वारा दिल्ली से सिंध की यात्रा करने में 50 दिन लगते थे। कहने का मतलब कि इब्न बतूता लिखता क्या है, इब्न बतूता लिखता है कि कोई आदमी अगर जो है कहाँ से यात्रा करता है, अगर आदमी कोई मान लीजिए भारत उतना सही से तो नहीं बन पा रहा है, ठीक ना, ठीक है, तो कोई आदमी दिल्ली से कहां तक यात्रा करता है, सिंध तक यात्रा करता है, ठीक ना। तो जब कोई आदमी दिल्ली से सिंध की यात्रा करता है तो कितना लगता है, 50 दिन लग जाते हैं। यह बात कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात किसका है, इब्न बतूता का है। इब्न बतूता कहता है कि कोई आम आदमी अगर दिल्ली से सिंध जाना चाहता है या सिंध से दिल्ली आना चाहता है तो उसके आने में 50 दिन लग जाते थे, परंतु जो डाक प्रणाली थी उसके व्यवस्था के कारण केवल 5 दिन ही सिंध से दिल्ली पहुंच जाती थी। अब समझो, अगर तुम नॉर्मली सिंध से दिल्ली जाओ या दिल्ली से सिंध जाओ तो उस समय कितने दिन लगते थे, 50 दिन। लेकिन ये जो डाक था, डाक व्यवस्था, वह तुम्हारे डाक को सिंध से लेकर दिल्ली या दिल्ली से लेकर सिंध कितने दिन में चला जाता था, केवल 5 दिन में। कैसे जाता था, अब इसको कैसे बता रहा है। इसमें 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। एक था अश्व डाक व्यवस्था और दूसरा था उल्लूक पैदल डाक व्यवस्था। यानी अश्व डाक व्यवस्था में जो लोग क्या थे, कुछ लोग घुड़सवार थे और घोड़े पर सवार होकर जो चिट्ठी होती थी उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, और दूसरा थे पैदल डाक व्यवस्था, जिसको उल्लूक पैदल डाक व्यवस्था कहा गया था। अब होता क्या था कि अश्व डाक व्यवस्था में जो घोड़े वाला जो डाक व्यवस्था था, यानी जो डाक व्यवस्था घोड़े के माध्यम से चिट्ठी पहुंचाई जाती थी, यानी घोड़े पर एक आदमी सवार होता था, तुम्हारे चिट्ठी को लिया और फिर घोड़े को लेकर दौड़ पड़ा, ठीक ना। तो अश्व डाक व्यवस्था में हर 4 मील पर
क्या था, हर 4 मील पर राज के घोड़े रहते थे, यानी राजा का घोड़ा रहता था, ठीक ना, या ये कहें कि डाक व्यवस्था का घोड़ा रहता था हर 4 मील पर। कितने मील पर? हर 4 मील पर, हर 4 माइल पर घोड़ा रहता था जो डाक पहुंचाते थे, जो डाक पहुंचाते थे। जबकि पैदल डाक व्यवस्था में हर 3 मील पर एक संदेशवाहक होता था। समझो, अगर घोड़े की व्यवस्था करें यानी अश्व डाक व्यवस्था की बात करें, अश्व डाक व्यवस्था, तो अश्व डाक व्यवस्था के अंतर्गत हर 4 मील पर, हर 4 मील पर कितना, एक राजकीय घोड़ा होता था। जबकि डाक व्यवस्था में जो पैदल डाक व्यवस्था था, ये हर 3 मील पर, हर 3 मील पर एक क्या होता था, एक संदेशवाहक होता था, ठीक ना। और ये जो संदेशवाहक होते थे, जो संदेश क्या करते, संदेश लेते थे, और उनके एक हाथ में छड़ी होती थी, एक हाथ में छड़ी होती थी, और इनके हाथ में जब संदेश आ जाता था, लेटर आ जाता था, तो संदेश और यानी लेटर को लेकर और चिट्ठी को लेकर क्या करते, दौड़ पड़ते थे। क्या करते थे? दौड़ पड़ते थे। और फिर 3 मील जाने के बाद क्या होता था कि 3 मील में इनको एक विश्राम घर मिलता था, जहां पर थोड़े से आराम करने की इनकी मोहलत मिल जाती थी, ठीक ना। किनके लिए? अश्व डाक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं, हम बात करें पैदल डाक व्यवस्था के अंतर्गत। जो लोग पैदल डाक व्यवस्था में काम करते थे, उनको हर 3 मील पर क्या मिल जाता था, विश्राम करने का घर मिल जाता था। ये थी भारत की डाक व्यवस्था, जिसके बारे में ये इब्न बतूता ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करें तो इब्न बतूता ने सिर्फ भारत की डाक व्यवस्था के बारे में ही नहीं लिखा, बल्कि उसने नारियल के बारे में भी क्या लिखा, उसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। और पान के बारे में भी लिखा था। अब पहले नारियल के बारे में देखते हैं क्या लिखा। इब्न बतूता ने अपने पुस्तक रहला में लिखता है नारियल के बारे में कि भारत में आकर नारियल देखा। उसने पहली बार भारत में जब आया, मतलब आया तो पहली बार था, तो जब भारत में आया तो पहली बार जिसने जब नारियल देखा तो उसको बहुत अचंभा हुई। सोचने लगा कि गजब हाल है कि आदमी के सिर के जैसा क्या होता है, एक फल भी मिलता है भारत में जिसको लोग नारियल कहते हैं। और नारियल को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि ये जो नारियल है ये सेम टू सेम मानव के मस्तिष्क के जैसा है, मूड़ी के जैसा है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि नारियल की तुलना किसने कर दी? मनुष्य से की। और कहा कि उसने लिखा कि नारियल बिल्कुल मानव की सिर की तरह है, मानव की सिर की तरह है, खोपड़ी की तरह है, ठीक ना। ऊपरी हिस्सा मानव की खोपड़ी की तरह है। उसने कहा कि जिस तरह से नारियल का ऊपरी हिस्सा होता है उससे मानव का ऊपरी हिस्सा है, ठीक ना। और कहा कि जिस तरह से मानव का ऊपरी हिस्सा क्या है, कठोर है, मजबूत है, उसी तरह से नारियल का ऊपरी हिस्सा क्या है, कठोर है। जिस तरह से मानव के अंदरूनी हिस्सा अगर इसको फोड़ेंगे तो क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो है तंत्रिकाएं मिलेंगी, बहुत सारा जो है चीज मिलेगा। तो उसने कहा कि अगर मानव के खोपड़ी के अंदर जिस तरह से क्या होता है, कोमल है, कोमलता है मानव के शरीर में, मस्तिष्क में, उसी तरह से नारियल के अंदर भी क्या है, कोमलता है, ठीक ना, कोमलता है। यानी मानव को क्या कहा उसने, कहा कि मानव की खोपड़ी की तरह कठोर अंदरूनी हिस्सा, मानव मस्तिष्क की तरह कोमल। मानव की अनेक यहाँ कहा कि मानव की अनेकों प्रयोग है, मानव के नहीं मतलब कि इसका नारियल का कहा कि अनेकों प्रयोग है। कौन कौन से प्रयोग बताया? कहा कि इससे रस्सी बन सकता है, इसे अंदर की पानी पिया जा सकता है, फिर कहा और फल जो है इसके अंदर उसको खाया जा सकता है। यानी इसने क्या किया, यानी उसको वो कर दो, ठीक ना। अब कहने का मतलब इसने कहा कि मानव जो है, मानव का सिर से किसने किसकी तुलना कर दी, सिर से रहेगा, मानव के सिर से किसकी तुलना कर दी, तो नारियल से। इसने कहा कि नारियल बिल्कुल मानव के सिर के जैसा है। जिस तरह से मानव का खोपड़ी मजबूत होता है वैसे नारियल का ऊपर वाला खोपड़ी मजबूत। जैसे मानव में बाल होता है वैसे नारियल को नोचोगे तो बाल निकलेगा। जैसे मानव को अगर खोपड़ी फोड़ दो तो अंदर क्या मिलेगी, कोमल चीज मिलेगी, नस मिलेगा, उसमें बहुत सारे जाल मिलेगा। वैसे नारियल के अंदर फोड़ोगे तो क्या मिलेगा, कोमल चीज मिलेगा, ठीक ना। और ये भी कहा कि नारियल के काम सिर्फ दिखावा नहीं है, नारियल से हम इसके जो रस्सी, इसकी जो
बाल जैसे जो संरचना है, इससे हम रस्सी बना सकते हैं, इसके अंदर को पानी को पी सकते हैं, और इसका जो कोमल भाग है, जो फल है, उसको हम खा भी सकते हैं। ठीक है। अगर हम अब आगे बात किया जाए, ये तो क्या था इसका पान। अब अगर हम आगे बात करें तो इसने पान के बारे में भी कुछ कहा। पान के बारे में क्या कहा? तो इब्न बतूता ने कहा, लिखा कि पान के बेल, बेल मतलब पत्ता, बेल मतलब जानते हो लता होता है, ठीक ना। तो कहा कि पान के बेल में केवल पत्ते होते हैं, फल नहीं। उसने कहा जो पान का जो बेल है, जो लत्ती है या हम लोग लता हिंदी बोलते हैं, तो भोजपुरी में लत्ती बोलते हैं। तो बोलते हैं कि पान के जो लता है, इस लता में या बेल में केवल पत्ते होते हैं, जबकि फल नहीं होता है। कहता है कि पान खाने से पहले इसके ऊपर क्या करना पड़ता है? सुपारी को रखना पड़ता है, और फिर सुपारी तोड़कर रखने के बाद पत्ती के साथ लोग उसको क्या करते हैं? खाते हैं। उनका मुंह लाल हो जाता है, और फिर उसके बाद उसको थूक देते हैं। ठीक ना। यह बात जो है, इससे क्या किया? महसूस किया कि पान जो है भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जबकि पान के जो लत्ती है उसमें किसी प्रकार का फल नहीं लगता है, सिर्फ पत्ती होती है। और भारत के लोग काफी शौकीन हैं, और इतने शौकीन हैं कि इस पान के पत्ते के ऊपर सुपारी को काट कर रखते हैं, और फिर उसको मोड़ कर खा लेते हैं, और खाने के बाद जब मुंह लाल हो जाता है तो उसको थूक देते हैं। ठीक है। ये पान की उसने विशेषता बताई। और सबसे बढ़िया उसने क्या कहा? सबसे बढ़िया जो उसने बात कही दास प्रथा के बारे में, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना। इस कॉल का मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, दिख रहा है? चलिए, अब इब्न बतूता ने लास्ट पॉइंट जो अपने पुस्तक रेहला में लिखा दास प्रथा के बारे में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत में जो दास प्रथा थी उसके बारे में इब्न बतूता ने क्या लिखा कि उस दौर में दास बाजार में बिका करते थे। दास का मतलब लोग होता है, आदमी, जिनको क्या किया गया? जिनको जबरन जो है अपना गुलाम बनाया गया है। तो जब इब्न बतूता भारत आया था तो उसने देखा था कि जो दास हैं वे बाजार में बिक रहे हैं, और जिनके पास पैसा है वे लोग दासों को खरीद रहे हैं। समाज में सभी वर्गों के लोग दास को रखते थे काम कराने के लिए, घरेलू कामकाज के लिए सभी वर्ग के लोग दास को रखते थे। ठीक ना। जबकि इस दास में महिला दास की जो होती थी, जो महिला दास थी और घर के कामकाज करती थी, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़ा साफ करना, यानी घर के जितने भी कामकाज होते हैं यह महिला दास काम करती थी। जबकि जो पुरुष होते थे यह पालकी उठाने का काम करते थे और खेती बाड़ी का काम करते थे। ठीक ना। महिला काम घर का जैसे आज होता है उस तरह से पहले भी था, और जिस तरह से आज में पुरुष के काम करते हैं उसी तरह से पहले पुरुष दास काम करते थे, जैसे पालकी उठाना, खेती का काम। पुरुष दास की कीमत महिला के तुलना में कम होती थी। ध्यान रखना, पुरुष दास जो होते थे उनकी बाजार में कीमत महिला दास की तुलना में कम होती थी। अब कारण क्या था? महिला दास जो है संगीत जानती थी, संगीत मतलब गीत गा सकती थी, ये नृत्य कर लेती थी, डांस वगैरह कर लेती थी, और इन सभी चीजों में महिलाएं निपुण थी और आज भी निपुण होती हैं। इसी के चलते महिला जो दास होती थी उनका कीमत ज्यादा होता था पुरुषों की तुलना में। और ये जो महिला दास होती थी जिन्हें संगीत आता था या जिन्हें नृत्य आता था, ठीक ना, ये महिलाएं जो होती थी दास, ये मुख्य अवसर पे यदि कोई अवसर पड़ता था, कोई मान लो फंक्शन पड़ गया, कोई दूसरी जगह का राजा आ गया या कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो उस समय यह महिलाएं क्या करती थी? उनके द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया जाता था। यानी ये दास महिलाओं से कहा जाता था कि आप क्या कीजिए, कोई गाना सुनाइए, कोई नृत्य दिखाइए। तो ये दास महिलाएं खाना बनाने के साथ साथ यानी घरेलू कामकाज के साथ साथ क्या करती थी? नृत्य का काम भी करती थी और संगीत भी गाया करती थी। ठीक है, इसलिए इनका कीमत महंगा होता था। और कभी कभी इन दासों को गुप्तचर के रूप में लोगों के घर भेजा जाता था। जो लोग होते थे या जो राजा होते थे जो दास रखते थे, तो कभी कभी क्या किया जाता था? इन दासों को गुप्तचर का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? गुप्तचर का मतलब है कि आप जासूस लगाते हैं ना जी, हाँ, खबर या जासूस। तो उसमें क्या होता था?
जासूस बनाकर इनको घर घर भेजा जाता था कि जाइए उस घर में पता कीजिए कि क्या हो रहा है, अगला प्लान क्या है उन लोगों का, ठीक ना। तो इनको जो है गुप्तचर बनाकर लोगों के घर में भेजा जाता था। अब ये जो इब्न बतूता था, तो दासों के संबंध में इब्न बतूता ने 3 बातें बताई। कितने बातें बताई? 3 बातें बताई जो काफी महत्वपूर्ण है। पहला बात जो था, इब्न बतूता ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेश से खुश होकर 200 दास दिए थे। अब देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, यह क्या हुआ, नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेश से बहुत खुश हुआ। इस आदमी से नसरुद्दीन से क्या हुआ, बहुत खुश हुआ, चूंकि यह उपदेश देने आया था। और इसके उपदेश से इतने खुश हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 दास दे दिए दान में। इसको, नसरुद्दीन को, ठीक ना। जो इब्न बतूता था वो कहा कि सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान को घोड़े, ऊंट तथा दास उपहार के रूप में दिए। अब चूंकि जो इब्न बतूता था वो सिंध पहुंचा, ठीक ना, आज जो पाकिस्तान पड़ता है, तो सिंध पहुंचा और वहां के जो सुल्तान थे, उस सुल्तान को क्या किया, घोड़े में दिया दान में, ऐसे घोड़े दिया, ऊंट भी दिया, और ऊंट के साथ साथ दास को भी उपहार के रूप में यानी गिफ्ट के रूप में दे दिया, ठीक है। और फिर जो है सुल्तान के गवर्नर को भी इब्न बतूता ने क्या किया, किशमिश दिया था और कुछ दास को भी भेंट किया था, नहीं गिफ्ट के रूप में दिया था। किसको दिया था? सुल्तान के गवर्नर को, यानी जो इब्न बतूता के जो गवर्नर थे उनको इसने क्या किया था, ये जो आप इब्न बतूता नहीं, आपका मोहम्मद बिन तुगलक का जो गवर्नर था, उसको इब्न बतूता ने क्या किया, किशमिश भी दिया था गिफ्ट के रूप में, और क्या दिया था, दास को भी भेंट किया था। ये अभी तक हम लोग पढ़े किसके बारे में, ये अभी तक पढ़े हम लोग इब्न बतूता के बारे में। अभी इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है ये फ्रांस बर्नियर, तो फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।